Greetings everyone, here we meet again, another video, another topic related to some subject in law. We are mainly picking and choosing all those topics that are important for you to know in a particular subject that belongs to the syllabus of the competitive examination related to this field. So be very mindful of this fact that we are not going to delve into various aspects of law. I've already told you before that we are not delving into, for example, competition laws, company laws, because that is not required for any competition. Otherwise, they also become a very relevant part of the whole regime of law. The law is humongous. It is limitless. जैसे एक समंदर है वैसे ही कानून है. ना समंदर खत्म हो रहा है और ना कानून खत्म हो रहा है. ना समंदर की गहराई आपको पता है पूरी और ना ही कानून की आप पूरी गहराई कभी जान सकते हैं. आप सिर्फ पर्पसफुली ही विधि का ज्ञान ले सकते हैं. पर्पस यहाँ पर यह है कि हम लोग इन वीडियोस में ट्राई कर रहे हैं उन सेक्शंस को, उन प्रोविजंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डील करना, जिससे कि आप समझ सकें कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए किसी भी बात को समझने की, प्लस इस सब्जेक्ट का क्या रोल है जुडिशरी में. जैसे आप पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं, मोस्टली व्हाट वी आर डीलिंग विद द केस लॉज and the concepts, so that those case laws and concepts will be useful for you or it will be fruitful when you are going to give the examination. तो कई बार बीच में नीचे मैंने कमेंट्स देखे हैं यूट्यूब वीडियोस में, मेरे हों या दूसरे सर के हों, कि वो कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो जैसे बहुत प्रैक्टिकल हो या फिर उनके क्षेत्र में ज़रा उससे वो ग्रसित हों. ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं. कमेंट्स पढ़ के ही वी आर डिसाइडिंग कि आगे के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिसाइड कर लिए जाएं. फॉर एग्जांपल ट्रायल, आपने पूछा था कि क्या होता है टाइप्स ऑफ ट्रायल, एंड देन समन्स वारंट्स क्या होते हैं. तो आज मैं समन्स और वारंट्स को ही ब्रीफली डिस्कस करूंगा. वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ब्रीफली मैं आपसे डिस्कस करूंगा. तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ जो आपके बहुत ही लोकली लगते हैं, और या फिर वो ऐसी चीज़ है जो हो सकता है कंपटीशन में किसी सब्जेक्ट का पार्ट ना बने, उनको अभी हम अवॉइड कर रहे हैं. पर अगर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्वलंत या फिर बहुत ही यूनिवर्सल वो एक प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो गोइंग टू कम अप विद दोज वीडियोज ऑल्सो, सो दैट वी कैन डिस्कस विद यू दी एस्पेक्ट्स. तो उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए भी हम सोच सकते हैं, पर अभी नहीं. हमारा जो पर्पस है वो आपसे कंपटीशन के लिए जुड़ना है, क्योंकि जो अप्रोच आपको कंपटीशन में रखनी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसका आंसर देना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है और कैसे समझना है, इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा एक कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा. उसके बाद लॉ की नॉलेज तो देयर इज़ नो अबिस, कोई डेप्थ ही नहीं है. आप कितना ही गोता लगाते चले जाइए, गहराई ख़त्म ही नहीं होगी. दिस इज़ हाउ द लॉ हैज़ टू बी अंडरस्टूड, द होल लीगल प्रोफेशन एंड द फील्ड. क्योंकि हर चीज़ के लिए कानून है ना. लॉ का पर्सपेक्टिव तो बहुत ब्रॉड है. हम यहाँ पर कन्फाइन कर रहे हैं अपने आप को, लिमिट कर रहे हैं. क्योंकि लिमिट नहीं करेंगे तो ऐसे तो हम कुछ भी पढ़ना बैठ जाएंगे, कुछ भी पढ़ते चले जाएंगे. क्लियर है? क्योंकि देखिए, जब तैयारी करने का वक्त आता है और जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे जज बनना है, तो कम से कम 60 से 70% लोग जिनके घर में हो सकता है कि जज ना हो, या फिर वो जज क्या होता है उसके पर्सपेक्टिव को ना जानते हो, वो यही सोच के चलते हैं कि जज बनने का मतलब कानून का सर्वत्र ज्ञान होना चाहिए. तो सर्वत्र ज्ञान अगर आप लेने बैठ जाएंगे तो आप तो हर चीज़ पढ़ेंगे फिर, और बहुत बहुत गहराई में पढ़ेंगे. फिर सिलेबस का क्या होगा? आपको पहले ये समझना है कि अगर कंपटीशन देना है तो पहले कंपटीशन की एटीट्यूड को समझिए. कंपटीशन का एटीट्यूड यहाँ पर ये है कि वो ये चाहता है कि मैंने सिलेबस में आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं और उन सब्जेक्ट्स को आप एग्जॉस्टिवली पढ़िए, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को भी इतना नहीं पढ़ना जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है. और वो रिक्वायरमेंट कैसे पता चलती है? हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, नोटिफिकेशन देख के. तभी नोटिफिकेशन जब हमने कुछ डील की हैं वीडियोस में, आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कि वहां पर ऐसी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करी है आपसे जो आपको ये बताएंगी कि मुझे कंपटीशन को देखना किस नज़रिए से है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोटिफिकेशन आपको कंपटीशन देखने का नज़रिया बताते हैं, और उसको देखने के बाद पता चलता है कि जज कैसे बना जाए. तो जज होना और जज को कितनी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस जज बनने के लिए जो कंपटीशन है उसमें मुझे क्या करना है, सब में बहुत फर्क है. अपनी लाइफ टाइम में आप बहुत सारे कानून से
गुफ्तगू करेंगे और रूबरू होंगे, जिसमें हो सकता है कि इतनी बातें हों जो आप तैयारी के वक्त नहीं आपको ज़रूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीजेएस को हटा दें तो किसी, या यूपी को अब हटा दें तो पोक्सो किसी भी स्टेट में नहीं आ रहा है, और पोक्सो भी हर चीज नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं, कुछ बहुत ही ब्रीफ एस्पेक्ट्स आपसे पूछ रहे हैं पोक्सो के। लेकिन आप जब पोक्सो कोर्ट होल्ड करेंगे तो आप बहुत डिटेल में उसकी एक एक्सपीरियंस लेंगे। जब आप साल 2 साल पोक्सो कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट है तो बैठ ही गए अगर उसमें, तो आपके सामने तो नाना प्रकार के केस आएंगे। दिन में 10 केस भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो महीने में अच्छे खासे केसेस आपके सामने हैं। अगर आपकी 5,000 6,000 की भी पेंडेंसी है तो आप 5-6 हजार केसेस सोचिए, 5-6 हजार केसेस, 5-6 हजार कहानियां और 5-6 हजार उसमें इश्यूज, ये एक्सपीरियंस करेंगे। ये तो अभी पॉसिबल नहीं है ना। तो वो जो इश्यूज हैं या फिर वो जो डायमेंशंस हैं वो आप डाइस पे बैठ के तो एक्सपीरियंस कर लेंगे, तब आप उसके बड़े अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं। या जो वकील सिर्फ पोक्सो में ही काम करता हो वो बड़ा अच्छा ज्ञाता बन सकता है पोक्सो का, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको कंपटीशन को और जज कैसा होना चाहिए या कितनी ज्ञान उसमें होना चाहिए, इसको थोड़ा सा अलग करके रखें। कंपटीशन में तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और तैयारी तभी हो पाएगी जब आप कंपटीशन का एटीट्यूड पकड़ लेंगे। कुर्सी का एटीट्यूड तो ताउम्र चलना है, कंपटीशन का एटीट्यूड एक बारी में खत्म करना है। आपको शुरुआत में ही समझ के कंपटीशन निकालना है, तभी आप कुर्सी पे बैठ पाएंगे और उसका एटीट्यूड आपके पास आएगा। कुर्सी का एटीट्यूड तो आपके पास, ये तो फ्लो है, आते आते आता है। कहते हैं ना कि जबान है जी, आते आते आएगी। अगर मान लीजिए आप कोई जबान सीखते हैं तो बड़ा अच्छा उसमें एक वक्तव्य दिया जाता है कि जी ये जबान है, आते आते आएगी। ये ऐसा नहीं कि आपको आज बता दिया तो कल आप जबान बोलना सीख गए। ये आते आते आती है, मतलब अभ्यास से आती है। तो वो जो जज बनने के बाद आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, जो आप एक्चुअली में वो रोज ऑब्जर्वेशंस कर रहे होंगे और रोज वो ज्ञान आपके अंदर समाहित हो रहा होगा, वो आपको एक बहुत ही अच्छा न्यायाधीश बनाएगा। लेकिन अभी कंपटीशन क्लियर करिए, दैट्स इट। और कंपटीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम डिस्कस कर ही रहे, उस एटीट्यूड को हम आपको पकड़ा ही देंगे। और एक बार वो एटीट्यूड आपने ले लिया तो आप देखिए कैसे नहीं आपको कोई भी स्टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में रिस्पॉन्स देता। अटेम्प्ट्स लगते ही इसीलिए हैं क्योंकि आप कंपटीशन को समझने में वक्त लगा देते हैं। जो पहली बारी में समझ गया, जो इस एटीट्यूड को पकड़ लिया और जो मेंटरशिप या गाइडेंस दे रहा है उसकी बात समझ गया, मान लिया, आप समझिए उसका बेड़ा पार पहली बारी में ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। तब उसका पहली बार में अगर बेड़ा पार ना भी हो रहा होगा तो मुझे इतना पता है कि वो कुछ ना कुछ कमी ऐसी रही होगी जिसमें उसने मेहनत शायद कम की हो, जैसे मेंस में मेहनत कम कर दी हो, आंसर राइटिंग या फिर लैंग्वेज पे मेहनत कम कर दी हो। कहीं ना कहीं किसी फैक्टर पे वो कमी छोड़ गया होगा, इसीलिए नहीं होगा। अदरवाइज अगर वो एटीट्यूड पकड़ चुका है तो वो बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा, प्री मेंस तो आराम से क्लियर कर लेगा। और दिक्कत होगी तो सिर्फ मेंस में ही होगी, इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होती। इंटरव्यू सबसे रिलैक्स्ड एस्पेक्ट है। जब इंटरव्यू में आ जाओगे ना, और जब हम बैठेंगे डिस्कस करने के इंटरव्यू में क्या करना है, आप देखेंगे कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। इसका एक अच्छा ग्लिम्स मैंने आपको हरियाणा जुडिशरी के नोटिफिकेशन को डिस्कस किया हुआ है यूट्यूब पे, उसमें जरा देखिए इंटरव्यू के एस्पेक्ट को मैंने कैसे डील किया है उसमें, और क्या बताया है कि इंटरव्यू में क्या देखते हैं। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के नोटिफिकेशन को भी हमने एक वीडियो में डील किया हुआ है, उसमें भी अगर आप इंटरव्यू के एस्पेक्ट को देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट व्हाट इंटरव्यू मीन्स। हम लोग सोचते हैं इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज बेस है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो कंपटीशन की तरफ अपना दिमाग लगाइए, और उसी लिए हम लोग मिल भी रहे हैं, जिससे कि हम इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लें। वंस यू आर जज, हम बैठे हैं ना फिर से आगे, और कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो वी आर एनी हाउ देयर विद यू। हैविंग सेड दैट दिस इंट्रोडक्शन, लेट अस सी टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही जनरल है, बहुत इजी है, पर बस डिस्कशन करनी है तो इसीलिए आई हैव पिक चूज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट इज अ समन? समन क्या होता है?
और वैसे इसको समन ना बोल के समन्स बोला जाता है। समन्स, पूरा टर्म समन्स ही है। व्हाट इज समन्स? समन्स कोई प्लूरल टर्म नहीं है, समन्स सिंगुलर ही है। समन्स इशू हुए हैं, इसको सबपीना भी बोला जाता है। सबपीना, सबपीना वर्ड भी अगर आप कहीं पढ़ें तो उसको समन्स ही कहा जाता है। फिर से लिख देता हूं, सबपीना, POENA होगा। सबपीना, सबपीना का भी यही मतलब है। तो समन्स बोलो या सबपीना बोलो, बात एक ही है। ठीक है जी, यहां पर एस मिसिंग है, समन्स। अब समन्स होते क्या हैं और कहां पर इसका प्रयोग होता है? देखिए, बहुत ही छोटी सी बात है। ये समन्स जो है ये प्रोसीजर का पार्ट है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर एक ऐसा एस्पेक्ट है लॉ का जिसमें जब भी आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आनी होती है या जब भी आपने कोई गलती करी होती है, बहुत ही सरल शब्दों में समझिए, जब भी आपने कोई गलती करी होती है, अब गलती क्या है? गलती जो कानून में मना है वही गलती है। अगर आप वो कर दें, कानून कह रहा है ये नहीं करना और आप वो कर दें, तो आप गलत कर रहे हैं ना। गलत का मतलब ही यही है, जो चीज नहीं करनी थी कर दी, जो चीज करनी थी नहीं करी। अब मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो आप लाइसेंस इशू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए बिठाए गए हैं, तो आपको मैंने बोला गया, मतलब सरकार ने आपको एक नियुक्ति दी कि आप बैठिए, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए आप ड्राइविंग टेस्ट लीजिए, जो उस टेस्ट में पास हो जाए उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दीजिए। वो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया, जो जो दस्तावेज चाहिए थे वो सब उसने प्रोड्यूस कर दिए। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे रहे, आपको क्या बोला गया है कि करो, और आप क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। करना आपका कर्तव्य था, यह कानून में लिखा है कि करिए। जब आप नहीं करते तो आप गलत कर रहे हैं। तो जहां बोला गया है नहीं करना, वहां आप वो कर दो तो गलत कर रहे हैं, उसे गलती बोलते हैं। और कहीं बोला जाए कि ये कर दो और आप नहीं करते तो भी आप गलत कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एक्ट और ओमिशन। ऑल्दो आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एक्ट और ओमिशन। टॉट बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एक्ट और ओमिशन, पर इसको बहुत सरल शब्दों में समझिए। जहां कानून में लिखा हो ये मत करो, कर दिया तो एक्ट। जहां कानून में लिखा है करो, नहीं किया तो ओमिशन। कानून में लिखा है ना कि आप मर्डर नहीं करेंगे, ग्रेवियस हर्ट नहीं करेंगे, आप अगर कर दें तो एक्ट किया है आपने, एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड। और अगर कानून में लिखा है कि ये करो और नहीं करते तो वो ओमिशन, नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसा कोई गलती आप करो, भले ही वो एक्ट हो या ओमिशन, जो कानून में लिखी है, जब आप ये गलती करो तो आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी, मतलब आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी जो कानून में लिखी होगी। जैसे कि दंड मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन आ सकता है, या कोई भी रेमेडी जो कानून में लिखी गई है वो आपके ऊपर आएगी। इसका मतलब ये आपकी लायबिलिटी हो गई। अब ये दंड भोगना आपकी लायबिलिटी है, ये कॉम्पेंसेशन देना आपकी लायबिलिटी है। जो भी कानून में भोगने के लिए आपके लिए लिखा हुआ है कि आप अगर ये करेंगे तो ये भोगेंगे, वो भोगना आपकी लायबिलिटी बन जाती है।
और ये लायबिलिटी इंपोज करने की पावर किसी ना किसी के पास होनी चाहिए। मैं हॉफिल्डियन प्रिंसिपल्स पे आ गया हूं, वेयर देयर इज अ पावर देयर इज अ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी देने की पावर भी किसी के पास होनी चाहिए, मतलब इसको भोग्य करने की, इसको आपके ऊपर डालने की भी किसी के पास क्षमता होनी चाहिए। ये क्षमता अब किसके पास हो, ये पावर किसके पास हो, और ये लायबिलिटी देने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो जब एक कानून में लिख दी जाती है, मतलब वो एक जगह जब लिख दी जाती है और उसका कानून बन जाता है कि इनके पास ये पावर है कि ये इनको लायबल कर सकते हैं, और ये तरीका है इनको लायबल करने का। क्योंकि हमें सच तक भी पहुंचना है ना, आपने गलती करी है ये भी तो प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी उठ के आके बोल देगा मुझे कि भैया इसने गलती करी, ये देखो कानून में लिखा है इसने कर दिया, मैं मान जाऊं उसकी बात। 90% दुनिया 4 दिन के अंदर अंदर जेल के अंदर होगी अगर मैं सिर्फ बातों से मान जाऊं। मुझे तो साक्ष्य चाहिए, मुझे तो प्रूफ चाहिए, मुझे सच साबित करके दिखाइए कि ये जो आप बोल रहे हैं ये सत्य था, ये साबित करिए। और ये साबित करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया हमने बनाई वही प्रोसीजर बोला जाता है। जब आप क्रिमिनल लायबिलिटी में आते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखते हैं, जब आप सिविल लायबिलिटी को भोगने आते हैं तो आप सिविल प्रोसीजर कोड देखते हैं। दोनों के अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग मानक हैं, इसीलिए हमने 2 अलग अलग प्रोसीजर बना रखे हैं सत्य तक पहुंचने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए। यही प्रक्रिया का एक रियल ऑब्जेक्ट है, यही प्रोसीजर आने के पीछे कारण है। तो जब भी आप गलती करते हैं आपको कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है, वो भोगना है लायबिलिटी। उस लायबिलिटी तक आने के लिए पूरी प्रोसीजर है। और जब आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिसमें दंड मिलता हो तो आप क्रिमिनल लायबिलिटी भोगने के लिए आए हैं, और उसकी प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखी है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बड़ा ही संक्षिप्त में बता देता हूं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सीक्वेंस दिया गया है, मतलब कि पहले क्या हो, फिर क्या हो, फिर क्या हो, फिर क्या हो। मैंने आपको एक और वीडियो में यह डिस्कस किया हुआ है कि सीआरपीसी में केस करने के 3 तरीके हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मल सिविलियंस क्या सोचते हैं, ये पूरा देश क्या सोचता है कि किसी को भी दंड दिलवाना है तो पुलिस के पास चले जाओ। फिर कभी कभार पुलिस वापस भेज देती है कि भाई हमारा नहीं बनता, आपको गुस्सा आता है, पुलिस कुछ कर नहीं रही। हर चीज पुलिस के संज्ञान में आनी जरूरी नहीं है, हर चीज पुलिस के जरिए ही क्रिमिनल प्रोसीजर में आए ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि सीआरपीसी में ही 3 तरीके से क्रिमिनल केस करने को बोला गया है। उसमें से एक तरीका है पुलिस के थ्रू, जिसमें आप पुलिस रिपोर्ट करते हैं, जिसको आप अदरवाइज अगर चाहें तो एफआईआर बोल सकते हैं और एनसीआर बोल सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या फिर कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ऑल्दो मैं अभी उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूं कि एफआईआर दोनों तरफ से होती है। कॉग्निजेबल रिपोर्ट को भी एफआईआर बोलते हैं और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट को भी एफआईआर बोलते हैं। क्यों, वो हम तब समझेंगे जब हम एफआईआर की डेफिनेशन समझेंगे। खैर, अभी आप मोटे तौर पे समझिए, कंपटीशन के लिए जब भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एफआईआर, तो आपको सेक्शन 154 ही बताना पड़ता है, दैट इज कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो कॉग्निजेबल रिपोर्ट मतलब अगर एक रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रही है वो रिपोर्ट एफआईआर कहलाती है, और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट अगर एक रिपोर्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है तो उसे एनसीआर बोलते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ये फर्क आपका डेफिनेशन में है। सीआरपीसी में ही ये मेनली तब देखा जाता है जब आपको अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन करनी हो, जब पुलिस को गिरफ्तार करना हो किसी को, तो वो गिरफ्तार करने से पहले ये जरूर देखता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है वो कॉग्निजेबल है कि नहीं। अगर वो कॉग्निजेबल है तभी वो बिना पूछे गिरफ्तार कर सकता है, और बिना पूछे
विवेचना कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किससे बिना पूछे? मजिस्ट्रेट से बिना पूछे। लेकिन अगर वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, ना तो बिना पूछे वो गिरफ्तार कर सकता और ना ही बिना पूछे वो विवेचना कर सकता। नो इन्वेस्टिगेशन, नो अरेस्ट विदाउट द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ऐसा सीआरपीसी में लिखा हुआ है। तो एक तो तरीका है एफआईआर और एनसीआर का, एक तरीका है क्रिमिनल कोर्ट में जाके दंड दिलवाने का कि आप पुलिस के पास जाएं, पुलिस को बोले कि ये देखिए ऐसा ऐसा हुआ, उनको इंफॉर्मेशन दें, फिर वो अपने आप उसकी विवेचना करें और फिर वो विवेचना का चार्जशीट या फिर एफआईआर लगा के कोर्ट के सामने जाएं, मजिस्ट्रेट के सामने जाएं। फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि उनको लगता है तो वो आगे बढ़े। अभी हम आते हैं उस पॉइंट पे, समन्स तक पहुंचने की हम प्रक्रिया देख रहे हैं कि समन्स काम कहां आते हैं, दिए कहां जाते हैं, फिर कौन सा चैप्टर है और क्या वर्ड्स में समन्स को दिया जा रहा है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, फिर वो समझ लेंगे। पहले आप समन्स समझिए क्या है, तो प्रक्रिया में कहां पर सिचुएटेड है। तो देखिए सीआरपीसी में अगर आपको किसी को दंड दिलवाना है तो 3 प्रकार हैं। पहला, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस के थ्रू जाने का, पुलिस केस करवाइए, पुलिस के पास जाइए, वो अपने आप एविडेंस कलेक्शन करेगा, विवेचना करेगा और आपको कोर्ट के सामने आपका जो केस है वो प्रस्तुत कर देगा। पुलिस रिपोर्ट के अलावा भी एक तरीका है, वो है कंप्लेंट। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ यू इवन फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, when you do not understand the fact particularly well, you are always going to be confused in these situations. आपको लगता है पुलिस को भी कंप्लेंट की गई है, जबकि कंप्लेंट वर्ड सीआरपीसी में प्रॉपर्ली डिफाइंड है। डिफाइंड ना हो तो आप कंफ्यूज भी हो। डेफिनेशन का मतलब ही क्या है? डेफिनेशन लाई इसलिए जाती है जिससे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप जो भी सोच रहे थे वो ना सोचें, जैसा आपको सोचवाया जा रहा है वो सोचें। सीआरपीसी डिफाइन कर रही है कंप्लेंट को सेक्शन 2D में। वो ये कह रही है कि अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, अगर आप कोई भी रिटन एलिगेशन या ओरल एलिगेशन मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं। मतलब ये कंप्लेंट प्रोसीजर क्या है? कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट हमेशा जब भी टर्म यूज किया जाएगा तो वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट से रिलेटेड होगा। मतलब आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ये इस देश की जनता को बिल्कुल नहीं पता कि आप डायरेक्टली भी मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। क्या करने? किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने। पुलिस में कंप्लेंट नहीं दी जाती, पुलिस में सूचना दी जाती है, जिसको आप इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर वो संज्ञेय अपराध हुआ तो उसको एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी 154 में, और अगर वो संज्ञेय अपराध नहीं है तो उसकी एनसीआर दर्ज कर ली जाएगी 155 में। मेरे ख्याल से ये तो सब कोई जानते हैं। तो ये तो है पुलिस के थ्रू जाना। अगर मान लीजिए पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, खैर उसकी भी एक प्रक्रिया है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं सीधा। अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही तो क्या आपके पास कोई और तरीका नहीं है? सीआरपीसी कह रहा है कि आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली जाइए और वहां पर जाकर एक कंप्लेंट दीजिए। अब सेक्शन 2D में लिखा तो है कि वो ओरल और रिटन दोनों हो सकती है, मतलब या तो मौखिक या लिखित, लेकिन लिखित ही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, लिखित में ही जाएगी। तो आप लिखित में अपनी जो सूचना है वो पुलिस रिपोर्ट को ना देके एक तरीके से सारे तथ्य बताते हुए, मतलब पुलिस रिपोर्ट के तरीके से ना, पुलिस रिपोर्ट तो खैर बाद में आती है, पुलिस को सूचना ना देके, यहां पर पुलिस रिपोर्ट तो बहुत बाद की बात है, पुलिस आप ये लिख सकते हैं एफआईआर इज इंफॉर्मेशन, पुलिस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू पुलिस लिख सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन टू पुलिस। क्योंकि पुलिस रिपोर्ट का क्या है, पुलिस रिपोर्ट तो जब विवेचना पूरी हो जाती है तो पुलिस रिपोर्ट डालती है, पर वो एक तरीका है, तभी मैंने पुलिस रिपोर्ट लिखा। इंफॉर्मेशन टू पुलिस लिख दीजिए आप, बेटर वर्ड हो जाएगा। तो दूसरा है कंप्लेंट, मतलब आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं लिखित में अपने सारे तथ्यों को लेकर कि देखिए ये हुआ और इसने मेरे साथ ये किया।
और इसमें बस करना क्या होता है कि जब आप ये लेके जाएं तो जो आपके साक्ष्य हैं, जो आपके विटनेस हैं, भले डॉक्यूमेंट्स हों या फिर वो कुछ व्यक्ति हों, इनको भी साथ लेके जाएं, क्योंकि वहीं पे एग्जामिनेशन होती है उनकी। खैर, हम प्रोसीजर अभी नहीं आगे डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको मेन 3 पॉइंट्स बता रहा हूं। तो एक तरीका, पुलिस के पास जाइए, पुलिस इंफॉर्मेशन लेगी, विवेचना करेगी। एक तरीका, अगर पुलिस काम ना कर रही हो या फिर एफआईआर करने की मजिस्ट्रेट ने भी इजाजत ना दी हो, 156(3) में, 156(3) में मजिस्ट्रेट ने भी पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने की इजाजत ना दी हो या फिर आदेश ना पारित किया हो, तो कंप्लेंट आपके पास एक तरीका है जिसमें आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाइए, लिखित में अपनी कंप्लेंट लेके। इसको कंप्लेंट बोलते हैं। पुलिस को किया गया कुछ भी व्यवहार, पुलिस को दी गई कोई भी तथ्य, या पुलिस को जब आप तथ्य देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको कंप्लेंट नहीं बोलते हैं। ये आप कानून की भाषा में गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि पुलिस को कंप्लेंट गई है, क्योंकि सीआरपीसी के अनुसार कंप्लेंट वर्ड डिफाइंड है सेक्शन 2D में, और कंप्लेंट का मतलब वो एलिगेशन जो मजिस्ट्रेट को सीधा दिया गया है। पुलिस को दिया हुआ भी अगर कंप्लेंट है तो सेक्शन 2D का फिर आप जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाई कर देंगे। फिर जो ये सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं बचेगा। वो जो आप पुलिस को दी गई सूचना को कंप्लेंट बोलते हैं, वो सिर्फ कोलोकियल टर्म है। कोलोकियल मतलब एक आम भाषा में आपने इस्तेमाल कर लिया, पर कानून की भाषा में वो सही शब्द नहीं है। वो तो हम कानून के ज्ञाता हैं, इसलिए समझ जाते हैं कि ठीक है, इसने कंप्लेंट वर्ड बोल दिया, लेकिन वर्ड कंप्लेंट ठीक नहीं है। कंप्लेंट से ये वो मीनिंग नहीं है जो ये बोल रहा है कि मैंने कंप्लेंट करी पुलिस को। पुलिस को आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते, पुलिस को आप सिर्फ सूचना दे सकते हो। कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो दूसरा तरीका क्या हुआ, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए और सारे तथ्य बताइए, मजिस्ट्रेट अपने आप कार्रवाई शुरू कर देगा। पुलिस का इसमें रोल ही नहीं है, पुलिस का कोई रोल नहीं है इसमें। तीसरा तरीका है सुओ मोटो। मजिस्ट्रेट खुद संज्ञान ले ले, बिना किसी सूचना के, बिना किसी पुलिस की इंटरफेरेंस के, ना विवेचना हुई, ना पुलिस रिपोर्ट आई, बिना इस चीज के, और किसी ने कंप्लेंट भी नहीं दिया आपको, बिना इन दोनों के, मतलब ना कोई आपके सामने डायरेक्टली कंप्लेंट लेके आया और ना ही पुलिस कोई रिपोर्ट लेके आई कि वो पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस मेरे पास रिपोर्ट लेके आई। मैंने खुद ही संज्ञान ले लिया, मैंने खुद होते देखा अपने जुरिस्डिक्शन में, या मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी कि मेरे जुरिस्डिक्शन में ये हो गया, तो मैं खुद ही संज्ञान लेके उसकी कार्रवाई शुरू कर सकता हूं। ये तीसरा तरीका है, बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत ही रेयरली यूज होता है। ऐसा बहुत अभी तक तो देखने को नहीं मिला कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया गया हो, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि वहां पर प्रक्रिया चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपके सामने आती भी है और संज्ञान लेना आप चाहते भी हैं उस पर, तो उसकी विवेचना प्रॉपर्ली करना बहुत जरूरी है। और वो कौन करेगा? मजिस्ट्रेट तो खुद जाएगा नहीं, उसके लिए कोई पीड़ित भी तो हो। उस पीड़ित को आप कहां पकड़ने जाएंगे? मजिस्ट्रेट तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए ऐसा संज्ञान लेना थोड़ा कठिन हो जाता है, प्रोसीजर में थोड़ा सा ये इम्प्रैक्टिकलिटी में आपको ले जाता है, लेकिन इसको दरकिनार नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोसीजर का, इसीलिए इसको दिया गया है। तो जनरली आप इन दो तरीकों से ही प्रोसीजर शुरू करते हैं कि या तो कंप्लेंट आ जाए या फिर आपके पास पुलिस इंफॉर्मेशन हो और पुलिस रिपोर्ट दे दे। ऐसे आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं 3 तरीके से प्रोसीजर में। अगला स्टेप, अब मान लीजिए आप पुलिस के पास गए, तो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगी। कंप्लेंट में भी गए तो कंप्लेंट आप मजिस्ट्रेट के सामने रख देंगे। दोनों ही केस में मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या देखेगा? यह अगला स्टेप है। सबसे पहले मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने से मुझे लग रहा है कि कोई अपराध हुआ है। पहले आप यह देखो ना कि अपराध हुआ है कि नहीं। अपराधी को तो तब देखोगे जब अपराध हुआ होगा। अगर मान लीजिए कि यह अपराधी नहीं है,
तो आप अपराधी को भी क्यों ही तंग करोगे? प्रोसीजर बहुत सोच समझ के बना है, जिससे कि ये प्रिंसिपल्स बने रहें कि किसी भी निर्दोष को अन्यथा परेशान ना किया जाए। कोई भी इनोसेंट अगर कोर्ट में आए उसको परेशान ना किया जाए। उसकी भी अपनी जिंदगी है, अपना जीवन व्यापन कर रहा है वो। किसी को भी उठा के कभी भी बुला लोगे किसी भी कहने पे, बिना उसमें कोई तथ्य हुए। और कानून में अगर कोई चीज अपराध ही नहीं है और कोई आपको सूचना दे दे, पर पुलिस रिपोर्ट की विवेचना से मुझे समझ में आया कि भाई ये तो अपराध ही नहीं बन रहा। यहां पर जितनी बातें आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मुझे पुलिस की रिपोर्ट पढ़ के लगता है कि इसमें तो अपराध बन ही नहीं रहा, मतलब ये जो तथ्य आप लेके आए हो और जो विवेचना करके साक्ष्य लेके आए हो, इसमें अगर मैं कहीं भी कानून में देखूं जहां पर यह अपराध को परिभाषित किया गया है, मैं देखूं तो परिभाषा के हिसाब से ये नहीं फिट बैठ रहा। मतलब उस परिभाषा में जो लिखा है उसमें से कोई भी तथ्य यहां पर नहीं है, या फिर कोई भी तथ्य जो तथ्य हैं उनमें से एक दो तथ्य इसमें नहीं दिख रहे मुझे, तो यह अपराध बनने योग्य नहीं है। और अगर अपराध ही नहीं है तो मैं आगे क्यों बढ़ूं? जाइए, मैं संज्ञान ही नहीं ले रहा इसका। क्यों? क्योंकि यह अपराध ही नहीं है। ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, इसको तो अपराध बोलते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्कैम वेब सीरीज देखी हो, हर्षद मेहता वाली, बड़ी फेमस हुई थी, उसमें वो एक टर्म यूज करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कि जाओ कंपनी के अंदर से खबरें निकालो और उस खबर को देखते हुए आगे क्या होने वाला है इसको समझो और उस हिसाब से खरीद बेच कर लो उसके शेयर्स की। अगर आपको लगता है कि कंपनी में स्ट्राइक होने वाली है, जाके पता कर लो कि कंपनी में स्ट्राइक होने वाली है, इसका मतलब कंपनी 10 दिन ठप पड़ी रहेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, इसके शेयर की वैल्यू गिरेगी। तो एक काम करो, इसको मत खरीदो, इसको बेच डालो। अभी प्रॉफिट है, आगे और कम हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको बेच दो। तो मुझे पता चल गया कि अब मुझे बेचना है। और जब आपको लगे कि भाई ये कंपनी से अंदर से पता चला है इस कंपनी ने 2 नए सीईओज हायर किए हैं, या जो भी है 2 नए एक्सपर्ट्स हायर किए हैं जो जर्मनी से एक टेक्नोलॉजी सीख के आए हैं, ये नई टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं और हो सकता है इनकी प्रोडक्शन जो है डबल हो जाए 2 साल में, और प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, नाम अच्छा चलेगा तो इसका शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगा। एक काम करो, इस वैल्यू पे उठा लो सारे शेयर्स, क्योंकि अगले 2 साल में बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, फिर बेचेंगे। तो अंदर की खबर मिल रही है तो उनके आगे का एक्शन डिसाइड हो रहा है। अब जब यह किया गया था तब कहीं भी किसी कानून में इसको ना करने के लिए नहीं लिखा था, मतलब इसको करने की मनाही नहीं थी। आप ये कर सकते हैं, मना नहीं किया होता किसी कानून में कि आप ये मत करिए। भले ही किसी और देश में हो, इस देश में तो नहीं था, तो वो करे। और अगर अब मान लो कोई पीड़ित होकर इस चीज से कि ये तो जाता है अंदर, इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आता है और अपने लिए फायदा कमाता है, ये गलत है, ये नहीं होने देंगे, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। आप पहुंच गए कोर्ट, आप पुलिस के पास पहुंच गए, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने विवेचना करी और साक्ष्य लेके आया, पुलिस ने जाके रिपोर्ट दी मजिस्ट्रेट को और बोला कि देखिए सर ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे इस आदमी का नुकसान हो गया बोल रहा है, तो इनको दंड दिया जाए। अब कोर्ट देख रही है कि ये बताओ पहले कि जो तुम लेके आए हो ये अपराध कहां है, मतलब किधर लिखा है कि ये नहीं करना है। पुलिस तो ले आई, वो बंदा पीड़ित भी है, लेकिन उस पीड़ा को हम अपराध मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं अपराध बनाया ही नहीं। या मान लीजिए बनाया भी होता तो जिस तरीके से उसने किया उस तरीके से वो अपराध नहीं बना हुआ है, मतलब उसमें एक आधा इंग्रेडिएंट या फिर एक आधी जो बात लिखी है वो इसमें नहीं हुई, तो अपराध बन ही नहीं रहा है। या तो अपराध बना ही नहीं, या अपराध बना जो परिभाषित था उसमें से कुछ तथ्य इसमें नहीं है। तो आप मुझे खुद ही बताइए आप,
कि क्या इस कोर्ट को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्यों ले? जब अपराध है ही नहीं तो दंड किस बात का दोगे? जब दंड लिखा ही नहीं तो आप क्या प्रोसीजर चलाओगे, क्या प्रक्रिया चलाओगे, क्या पावर है आपके पास उसको लायबल करने की, जब वो अपराध ही नहीं है? और जब आपको दिख गया कि वो अपराध ही नहीं है, फिर भी आप उसको बुलाओगे, नहीं नहीं हर्षद मेहता को बुलाओ, हम उससे बात करेंगे, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? वो कह रहा है कि भाई इंसान है हम कि नहीं? जब हमने कुछ गलत नहीं किया, आप हमें कोर्ट कचहरी में क्यों चक्कर कटवा रहे हैं? क्यों बुलाया हमें? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो बुलाया क्यों है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी कोर्ट जज बने, आप अपने से अच्छे से कोर्ट चला रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम से आपको आपका हाई कोर्ट में जज साहब बुला लें। कहता जी सर क्यों बुलाया? ये कोर्ट कैसा चल रहा है आपका? सर सही चल रहा है बिल्कुल। बस वैसे ही बुला लिया था। आपको क्या लगेगा कि अरे सर कुछ काम है तो बताइए? यही यही आप क्या बोलेंगे? किस लिए बुलाया है सर? सबसे पहला सवाल तो यही आएगा जो भी आपको फोन करके बुलाएगा कि अरे जज साहब क्यों बुलाए? तो ये भी यही अपराधी जो आप बना दिए वो आके पूछ रहा क्यों बुलाया भाई? तो इसका मतलब पहले क्या देखना चाहिए? पहले ये कि अपराध हुआ भी है कि नहीं। अगर अपराध हुआ है तो अब उस सूचना के अनुसार किस अपराधी को, किस व्यक्ति को इसमें अपराधी बनाया जाए, मतलब किस व्यक्ति ने यह किया है, अब उसकी बारी आती है। अगर वो अपराध ही नहीं हो रहा तो आप संज्ञान ही नहीं लेंगे। इसी को बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना। कॉग्निजेंस स्टेज पे यही देखा जाता है, संज्ञान लेने के वक्त यही देखा जाता है कि क्या अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अपराध हुआ है तब तो हम आगे बढ़े भी, अगर अपराध ही नहीं हुआ तो किस बात का आगे बढ़ना? चलिए इसको वापस ले जाइए, जाइए, कुछ नहीं है, ये अपराध ही नहीं है, हटिए। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग अपराध नहीं है, भले ही कोई भी पीड़ित हो, अपराध नहीं है, मना नहीं है, तो आप पीड़ा तो होती ही रहेगी। ये तो बड़ा ऑब्वियस सी चीज है। आज आप किसी दुकान के बगल में, जूते की दुकान के बगल में जूते की दुकान खोल लें, आप अच्छे जूते ला रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, पहले वाले दुकान की जो सेल है वो गिरेगी, तो पीड़ित तो वो होगा ही, लेकिन क्या ये अपराध है? नहीं, ये तो कंपटीशन है। उल्टा ये तो हम एनकरेज करते हैं। आप पढ़िए कंपटीशन पॉलिसी इस देश की, ये तो हमें एनकरेज करना है कि कंपटीशन बढ़े, जिससे कि आप और इन्वेंशंस करें और नए तरीके लाएं और बेहतर करें। तो तब मना नहीं था, इसलिए वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर पाया और वो अपराध नहीं था। जब अपराध बन गया अब नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है? अपराध देखो हुआ है कि नहीं। तो जब भी पुलिस रिपोर्ट आपके पास आए या कंप्लेंट आए, सबसे पहले देखो दोनों को पढ़ के कि अपराध बन रहा है कि नहीं। और जब आप ये डिसाइड कर लो कि बन रहा है, ऑफेंस होता दिख रहा है, मतलब कोई चीज जो मना है वो की गई है, तो अब आप आगे बढ़ेंगे। इसी को जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना कि अपराध बनता दिख रहा है, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में कि अपराध हुआ है और ये अपराध है, ये बनता दिख रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए हो कुछ भी मिसिंग नहीं है, जो आप विटनेस मुझे बता रहे हो, जिसके बयान आपने 161 में लिए हैं, 164 के बयान देख के सब पता चलेगा ना मुझे कि भाई ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। उनके थ्रू ही तो मैं देखूंगा, तभी तो पुलिस रिपोर्ट पूरी पढ़ूंगा। पुलिस रिपोर्ट पढ़ूंगा, 161 के बयान पढ़ूंगा, 164 के बयान पढ़ूंगा, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स इसने संलग्न किए होंगे वो देखूंगा, दस्तावेज जो होंगे। इस वक्त मैं विटनेस नहीं बुला रहा, लेकिन जो चीज मेरे सामने है मैं उसके हिसाब से ये डिसाइड कर पा रहा हूं कि देखिए अपराध तो हुआ दिख रहा है। और जब अपराध हुआ दिख रहा है, इसका मतलब अपराध हुआ किसी ना किसी ने किया होगा। ये तो आप जानते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अगर आपको मेंस रिया एक्टस रियस दिख गया तो ह्यूमन बीइंग भी चाहिए, आपको इंजरी भी दिख गई, ह्यूमन बीइंग चाहिए। मतलब अब ये किस इंसान ने किया है मुझे ये बताओ। तो वो बोलेगा कि जी, मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो अपराध थी, तो वो बोलेगा जी अरशद मेहता ने किया है। ये किसने किया? ये सर हर्षद मेहता इसमें अभियुक्त पाया गया है, इनके बयानों के अनुसार भी हर्षद मेहता का नाम आया है सर बार बार, तो हर्षद मेहता है जी। कौन है हर्षद मेहता? सर ये वहां रहता है। अरे हाँ हाँ, जहां भी रहता है, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास, लाओ उसको यहां पे, आइडेंटिफाई करें उसको। सबसे पहले क्या चाहिए? आइडेंटिफिकेशन। और खुद सोचिए
कि जब तक ये अपराध होता दिख ना जाए उसको लाने का फायदा ही क्या है। वो तो यही कहेगा ना कि मुझे क्यों लाया जा रहा है, ये बता दीजिए बस। तो इस क्यों का आंसर यही था कि पहले अगर अपराध होता दिख जाए तब उसको बुलाओ, और वो भी ये नहीं कि अपने पास उसको बस बिठा के ही रखो, जैसे ही सूचना आ जाए कि भैया आप इसको अपने पास पुलिस स्टेशन में बिठा लो। क्यों भाई, वो अपना काम ना करे जब तक जुडिशियल माइंड लगा के, मतलब जब तक न्यायिक परिप्रेक्ष्य में उसको ना देख लिया जाए, कानून के अनुसार उसको ना देख लिया जाए, उसको क्यों परेशान कर रहे हो। तो जैसे ही दिखा कि अपराध हो रहा है, अपराध हुआ है, ये सारे तथ्य मुझे अपराध होते दिखा रहे हैं और इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते दिख रहे हैं, प्राइमा फेसाई, सच झूठ का फैसला नहीं हो रहा अभी, लेकिन इतनी ही बात जान के मुझे लग रहा है कि अपराध तो होता दिख रहा है। ये सच है कि झूठ, ये तो बाद में देखेंगे। अब आप जरा उस अपराधी को बुलाइए जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है कि जिसने ये किया है, क्योंकि हमारी एक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अपराध हमेशा ह्यूमन बीइंग ही कर सकते हैं, ना जानवर कर सकते, ना नेचुरल रिसोर्स कर सकते, ना भगवान कर सकते, मतलब एक्ट ऑफ गॉड भी अपराध नहीं है। भाई कोई अगर आ जाए घूम फिर के चक्रवात आपके घर के ऊपर और घर उड़ा ले जाए, तो चक्रवात ने कोई अपराध नहीं किया। अपराध सिर्फ इंसान कर सकता है, और लिमिटेड एस्पेक्ट में कॉर्पोरेट कर सकता है। या तो इंसान करेगा, मेजरली इंसान ही है, और कुछ एस्पेक्ट्स में कॉर्पोरेट भी अपराध कर सकते हैं, मतलब कंपनियां भी अपराध कर सकती हैं। तो अब हमें ह्यूमन बीइंग ढूंढना है। लाओ भाई, किधर है इंसान का है? तो वो कह रहा है कि ये राजी इंसान, इसने किया है। अच्छा तो दिखाओ कौन है। ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि जाओ हर्षद मेहता को फांसी लगा दो। हर्षद मेहता को सुना भी जाएगा। हर्षद मेहता को पहली बात क्या है, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन है हर्षद मेहता, दिखाओ। ना जाने हर्षद मेहता के नाम से 50 लोग होंगे। आप मान लीजिए किसी का नाम सुनील कुमार है, जरा आवाज लगाइए एक मोहल्ले में सुनील कुमार, ना 50 सुनील कुमार निकल के आ गए तो कौन सा सुनील कुमार है जी, ये तो बताओ। तो हमें उस बंदे को चेहरा उसका देखना और उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब उसको बुलाइए। अब आएगा कैसे? जब यह सवाल आया कि सर पॉसिबिलिटी यह है कि वो आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बुलाएंगे तो आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बुलाना कैसे है, कैसे बुलाओगे? यहीं पे आ गया कॉन्सेप्ट समन्स का। ये समन्स वर्ड है, ध्यान रखना, समन नहीं है, समन्स। यहीं पे कॉन्सेप्ट आ गया समन्स का। जैसे ही आप अपराधी को बुलाना चाहेंगे, अपराध को आइडेंटिफाई करने के बाद, तो आप कैसे बुलाएंगे? व्हाट इज द मैनर ऑफ कॉलिंग द एक्यूज्ड? तो वहां पर दो चीजें आती हैं। एक तरीका है समन्स और एक तरीका है वारंट। एक तरीका है समन्स और एक तरीका है वारंट। तो इतनी सारी राम कहानी इसलिए जिससे कि आप इस पॉइंट पर पहुंच सकें कि ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं और क्यों होते हैं। ऐसे ही उठा के बस चैप्टर पे जाके पढ़ना नहीं है, उसका सीक्वेंस क्रिएट करना है, कहां पर क्यों कब किसकी कैसी जरूरत है। तभी तो आपको जो शब्द लिखे हैं वो समझ में आएंगे, जो प्रोविजंस लिखे हैं वो समझ में आएंगे कि अच्छा ये क्यों लिखा है, अच्छा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक बार आप अगर उसका रूट कॉज समझ गए तो आप बड़े ही इत्मीनान से उसके प्रोविजन समझ जाएंगे। फिर प्रोविजन थोड़ी आपके लिए मेन बचे। मेन तो यह है कि आओ कैसे वहां तक, कहां जरूरत पड़ रही है इसकी। तो स्टेज क्या है, कॉग्निजेंस के बाद, मतलब जब मजिस्ट्रेट ये देख ले कि अपराध हुआ है, जब पढ़ के पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट पढ़ के मजिस्ट्रेट को लगे कि अपराध होता दिख रहा है, अपराध हुआ है, तो मैं इसका संज्ञान ले रहा हूं, इसको कॉग्निजेंस का स्टेज बोलते हैं। तो उसके बाद आप इशू प्रोसेस करते हैं। इशू प्रोसेस 204 रेड विद 87 है, सेक्शन 204 रेड विद सेक्शन 87। दोनों को पढ़ के आपको पता चलता है कि समन्स कब देने हैं, वारंट कब देने हैं। पर समन और वारंट अलग अलग क्या है, क्या क्या करते हैं ये देखें। बुलाने का एक तरीका है समन्स। समन्स का कहीं भी डेफिनेशन नहीं है, नॉट डिफाइंड। व्हाट आर समन्स? नॉट डिफाइंड। सीआरपीसी हो या कोई भी स्टैट्यूट हो, कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा। समन्स का मतलब क्या क्या है
जनरली अगर हम देखें, टू कॉल समवन इज समन्स, एंड द कॉलिंग ऑफ समवन बाय द कोर्ट इज जनरली कॉल्ड एज समन्स। अगर मैं किसी को बुलाऊं, मैं तो सिविलियन हूं, मैं तो एक वकील हूं और एक टीचर हूं, यहां पर आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूं, तो मैं तो जज नहीं हूं, मैं तो कोर्ट नहीं हूं। तो मैं अगर किसी को बुलाऊं कि जरा बुलाना उसको तो ना तो मैं किसी चीज का संज्ञान ले रहा हूं, मैं तो जनरल कॉलिंग कर रहा हूं, तो मेरा कोई भी ये बुलाना समन्स नहीं कहलाएगा। समन्स हमेशा एक टर्म कोर्ट से रिलेटेड होगा, यह ध्यान रखना, सिर्फ कोर्ट से। अगर किसी कंपनी का बॉस भी किसी को बुलाता है कि एक काम करो, सुनो, वो बुलाओ पोस्ट ऑफिस वालों को, उनसे हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समन्स दे रहा है। समन्स वर्ड हमेशा कोर्ट से रिलेटेड होगा, समन्स हमेशा कोर्ट से रिलेटेड होगा। और तो और हमेशा ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं समन्स वर्ड हमेशा कोर्ट से रिलेटेड होगा, तो ये पुलिस से भी रिलेटेड नहीं है, ये मंत्रियों से भी रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड है जो जुडिशियल काम करते हैं। कोर्ट का मतलब यहां पर क्या है? पीपल और द बॉडीज दैट डू जुडिशियल वर्क। जब भी कोई जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होगा, मतलब कोर्ट या कोर्ट रिलेटेड कार्रवाई कर रहा होगा, तब जब वो किसी को बुलाएगा कोर्ट में, तो वो जो बुलाने का जो तरीका है, द मीडियम, द मोड, और यू मे से दैट कॉलिंग इज नोन एज समन्स। जब आप उसको बोलेंगे कि आइए कोर्ट, आइए, कोर्ट बहुत जरूरी है यहां पर, यह ध्यान रखना, समन्स वर्ड कोर्ट के अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक मंत्री जी अगर किसी को बुला रहे हैं तो वो समन्स नहीं है। अगर एक कलेक्टर किसी को बुला रहा है, डीएम, तो वो समन्स नहीं है। लेकिन अगर डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, जो बोलना चाहें, अगर वो इज सिटिंग एज अ कोर्ट, अगर वो कोर्ट की तरह बैठा है, या फिर इज एक्सरसाइजिंग द ड्यूटीज ऑफ, और इज एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर्स, जो उसको जुडिशियल पावर्स, या मतलब कह सकते हैं कि न्यायिक शक्तियां जो उसको मिली हैं, अगर वो उसको एक्सरसाइज करने बैठा है और तब किसी को बुलाता है, तो वो कोर्ट है। अब भले ही वो क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी क्यों ना हो, क्वाज़ाई मतलब लुकिंग लाइक जुडिशरी। अब ट्रिब्यूनल भी है, अगर कोई ट्रिब्यूनल भी है, इज सिटिंग लाइक अ कोर्ट, अगर वो भी किसी को बुलाते हैं तो समन्स वर्ड यूज कर सकते हैं। बात की गहराई को समझिए। आपको लग रहा होगा मैं आपको प्रोविजन समझाऊंगा, प्रोविजन तो आसान है। प्रोविजन क्या है? 61 to 69 पढ़ने में क्या है? कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ तथ्य हैं, प्री में काम आते हैं आपके, बस मेंस में तो वैसे भी सवाल नहीं पूछते। लेकिन जो आपके साथ ताउम्र रहेगा वो है ये समझ, और इस समझ से जो क्लैरिटी आपको आएगी, वो क्लैरिटी को यूज करके जब आप एक बेबाक और कॉन्फिडेंट जवाब देंगे, वो बहुत जरूरी है। तो जब भी कहीं कोर्ट बैठी होगी, मतलब जुडिशियल या फिर क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी होगी, या फिर कोर्ट के जैसा एक्ट कर रही होगी, अगर उसने तब किसी को बुलाया उस कार्रवाई के लिए, कोर्ट की कार्रवाई में अगर किसी को बुलाया जाएगा, भले ही वो विटनेस ही क्यों ना हो, कि लाइए साक्ष्य लाइए। अब मान लीजिए कोर्ट को जरूरत पड़ गई किसी दस्तावेज की, तो वो दस्तावेज बताएगा कि किसी बंदे के पास है, तो वो एक्यूज तो नहीं है, अभियुक्त तो नहीं है, उसने गलती तो नहीं करी, लेकिन मुझे दस्तावेज चाहिए जिससे कि मैं जो ये तथ्य है इसकी सच की स्थापना कर सकूं। तो जब मैं उस व्यक्ति को भी कोर्ट में बुलाऊंगा, मतलब कोर्ट में किसी को भी जब बुलाया जाएगा, किसी को भी, भले ही वो अभियुक्त हो, भले ही वो कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया जा रहा हो, भले ही वो कोई साक्ष्य देने के लिए कोई साक्ष्य हो, कोई विटनेस हो, इन सबको जब कोर्ट बुलाया जाएगा तो बुलाने का प्रक्रिया समन्स बोला जाएगा। तो समन्स वर्ड कोर्ट से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। समन्स वर्ड इतना लूज नहीं है कि आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकें, यह सिर्फ और सिर्फ
कोर्ट से रिलेटेड है, जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज। अब आप कहें कि पुलिस भी तो बुलाती है थाने, तो क्या पुलिस भी समन्स देती है? नहीं, पुलिस कोर्ट नहीं, तो पुलिस समन्स नहीं दे सकती। अगर पुलिस के किसी अधिकारी के पास जुडिशियल पावर्स हैं या मैजिस्टीरियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स ही हैं वो, मैजिस्टीरियल पावर्स भी, अगर पुलिस के किसी अधिकारी के पास मैजिस्टीरियल पावर्स हैं और वो मैजिस्टीरियल पावर्स को यूज करने अभी बैठा है, मतलब उसकी एक्सरसाइज में बैठा है, और तब किसी को बुलाए उस काम के लिए, तो वो समन्स दे सकता है। समन्स हमेशा जुडिशियल पावर्स के साथ ही या कोर्ट के साथ ही रिलेटेड होगा। क्वाज़ी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल फंक्शन या जुडिशियल फंक्शन प्योरली सो कॉल्ड, इन एस्पेक्ट्स में अगर आप किसी को भी बुलाते हैं उस कार्रवाई के लिए, तो आप समन्स ही देते हैं, बुलाया जाएगा, आइए, टू कॉल समवन, आइए। इसीलिए समन्स की डेफिनेशन में डिक्शनरी में कुछ भी लिखा हो और कहीं कुछ लिखा हो ना लिखा हो, आपको जब पूछा जाएगा कि व्हाट आर समन्स, समन्स इज अ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट इन विच द कोर्ट कॉल्स समवन फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स पावर और फॉर द पर्पज ऑफ दैट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर। जो भी वो कोर्ट करने बैठी है वहां पर अपनी पावर का एक्सरसाइज करने के लिए, उसमें जब भी किसी को बुलाया जाएगा उसे समन्स बोलेंगे। इसीलिए अगर कोर्ट को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए और किसी के पास वो डॉक्यूमेंट है, उसको मैं बुलाता हूं कि आइए डॉक्यूमेंट दे जाइए, तब भी समन्स दिए जाते हैं। अगर किसी विटनेस को बुलाया जाता है तब भी समन्स दिए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? और समन्स की एक खास बात है, समन्स हमेशा उसी को जाते हैं जिसको आना है, जिसको बुलाया गया है। समन्स हमेशा डायरेक्ट उसी को दिए जाते हैं जिसको बुलाया गया है। गिवन टू, it is given to the one who is called। समन्स हमेशा उसी को दिए जाते हैं जिसको बुलाया गया। और समन्स एक कॉमन वर्ड है जो सिविल प्रोसीजर में भी यूज किया जाता है और क्रिमिनल प्रोसीजर में भी यूज किया जाता है। सिविल प्रोसीजर में भी इसका यही काम है, कोर्ट करेगी, किसी को बुलाएगी। तो जब मुझे अपराध होता दिख गया, जब मैंने देख लिया कि अपराध हुआ है, तो मेरे लिए बड़ा अब अनिवार्य हो गया ये देखना कि अपराध किया किसने है। तो जैसे उसने बोला जी हर्षद मेहता, मैं उस एग्जाम्पल में कि जी इस फलाने बंदे ने अपराध किया है, ठीक है तो बुलाओ, क्योंकि ये फलाना तो कोई भी हो सकता है, मुझे इस आदमी को देखना, आइडेंटिफाई करना है और फिर इसको बुलाते रहना है, जिससे कि सच का सामना हो सके, सच को स्थापित कर सकें। ठीक है जी, तो बुलाइए। तो कैसे बुलाओगे? आपको क्या पता हर्षद मेहता कहां रहता है? तो आप क्या मांगोगे उससे? लाइए एड्रेस दीजिए, लाओ एड्रेस लाओ, कहां रहता है ये, बुलाएं इसको, तो आपको एड्रेस मिलेगा ये कहां रहता है। अब आप एड्रेस लेंगे तो कैसे बुलाएंगे उसको, क्या करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे एड्रेस के लिए? चिट्ठी लिखेंगे कि देखिए मैं ऐसा ऐसा मजिस्ट्रेट हूं, आपने एक ब्लैंक पेज लिया या रूल्ड पेज लिया, उसमें लिखना, चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, देखिए मेरा नाम ये है और मैं ऐसे ऐसे यहाँ मजिस्ट्रेट हूँ और ऐसे ऐसे आपके खिलाफ सूचना आई है, आज मेरे पास आई थी सूचना, तो मुझे लगता है कि आपका नाम आया है, तो आपको कोर्ट में आके अपना परिचय देना चाहिए, जिससे कि हम आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर सकें और आपको अगर कुछ कहना है तो वो भी हम कम से कम सुन सकें। तो इस दिनांक आप इस तारीख, इस दिनांक आप इस समय इस कोर्ट में हाजिर हो जाइए। उसको लपेटा चिट्ठी को, डाला एनवलप में, जाओ भाई
दे आओ। अब कैसे देने जाओगे? पहले तो आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने एक चिट्ठी बना दी, एक ब्लैंक पेपर पे आपने, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, क्योंकि मजिस्ट्रेट बुला रहा है ना, कोर्ट बुला रही है तो कोर्ट लिखे, तो कोर्ट ने एक चिट्ठी लिख दी और भेज दिया इसको। देखो दो चीजें हो गई इसमें। पहली चीज तो ये चिट्ठी जो लिखी आपने, ये कितनी मान्य है, इसमें क्या कोई दिक्कत है? चिट्ठी लिख दी तो क्या प्रॉब्लम है? अगर चिट्ठी लिख भी दी तो प्रॉब्लम ये है कि ये चिट्ठी तो कोई भी लिख दे, मेरे से लिखवा लो। कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, चिट्ठी लिख के भेज देगा किसी के घर पे कि मैं मजिस्ट्रेट हूं, इस दिनांक यहां पे आ जाओ। कहां आ जाओ? अगर ये मजिस्ट्रेट ने उसमें लिख दिया कि कोर्ट नहीं आना, एक काम करो तुम, यहां पे एक कैफे है वहां आ जाओ, आउटरम लाइंस का सीसीडी इस पे आ जाओ, हडसन लेन आ जाओ, पिज्जा बड़ा अच्छा मिलता है वहां पर, इस पिज्जा वाले स्टोर पे आ जाओ। कुछ भी लिख दोगे आप तो, आपको तो अभियुक्त से मिलना है, आपको तो उसका आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपको तो उसका परिचय चाहिए, आप तो कुछ भी चिट्ठी में लिख दो, और कोई भी चिट्ठी लिख दे। ये मैं लिख देता हूं चिट्ठी, लाओ, अगर चिट्ठी लिखनी थी तो लाओ मैं लिख देता हूं, तो दिक्कत तो आ जाएगी। ऐसे तो कोई किसी को भी कहीं भी बुला लेगा, ये अपने आप को बता के कि मैं कोर्ट हूं, आओ, और जब आओगे वहां पे तो हो सकता है आपसे लूटपाट हो जाए, या फिर आप आओ वहां पर अपना परिचय देके जाओ और बाद में वो मना कर दे, मैं तो वो था ही नहीं, कोई और आया, कोर्ट मना कर दे, जज मना कर दे कि मैंने तो इसको देखा ही नहीं, ये तो आया ही नहीं, इसने गलती करी कि आया नहीं, इसको वारंट दे दो। वारंट क्या अभी समझ जाएंगे हम, पहले समझ लो। तो कोर्ट भी मना कर सकता है कि मैंने तो देखा ही नहीं इसको, ये तो आया ही नहीं कभी। अब सीसीडी में मिले कहां मिले भगवान जाने। तो सबसे पहली गड़बड़ क्या है, ये चिट्ठी जो आपने लिखी ये जरा तरीके से नहीं है, इसलिए क्या किया, फॉर्म बनाया, फॉर्मेट, इसलिए समन्स को देने का फॉर्मेट बनाया, इसीलिए फॉर्म नंबर 1 शेड्यूल 2 बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। जब आप सेकंड शेड्यूल देखेंगे सीआरपीसी के पीछे, तो फॉर्म नंबर 1 जो है आपका, उसमें लिखा हुआ है समन्स टू एक्यूज्ड पर्सन। जब आप किसी अभियुक्त को बुलाएं तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसको निश्चित कर दिया कि आप इतना लूज टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने तो फिर भी अच्छी चिट्ठी लिखवा दी कि मैं मजिस्ट्रेट हूं, यहां पर ऐसे कार्यरत हूं, ये सब लिख दिया। ये सब ना लिखा होता आपने, फिर खाली चिट्ठी में लिख दिया होता कि आपके खिलाफ सूचना आई है, आप इस तारीख को यहां इस समय पहुंच जाएं। और चिट्ठी मेरे को आई, सूचना आई है, मैं क्यों पहुंच जाऊं भाई, कौन है ये, किसने भेज दिया, नीचे लिखा हुआ है मान लीजिए सुनील कुमार, बुला रहे हो हर्षद मेहता को, नीचे लिख दिया सुनील कुमार मजिस्ट्रेट। कौन है सुनील कुमार मजिस्ट्रेट? मुझे क्या पता कौन है सुनील कुमार मजिस्ट्रेट? मैं हूं, वो है, कौन है मुझे क्या पता? कोई भी लिख दे सुनील कुमार अपने आप को मजिस्ट्रेट और बुला ले मुझे, ऐसे चला जाऊंगा मैं कहीं भी। सीरियसनेस नहीं दिख रही, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके झूठ होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं। इमेजिन करिए कि हर कोई ये चिट्ठी लिख के किसी को भेज के कहीं भी बुला सकता है, इतना लीनियंट नहीं है, इसलिए इसको तरीके से भेजा जाए। तो वो तरीका सेट किया कैसे, फॉर्म नंबर 1 देखिए, समन्स टू एक्यूज्ड पर्सन शेड्यूल 2, इसमें पूरा पैराग्राफ दिया है कि क्या करना है और कैसे करना है। देखिए क्या लिखा है, 2 जिसमें ब्रैकेट में लिख दिया नेम ऑफ द एक्यूज्ड, कि किसको जाना है, उस एक्यूज का नाम लिखो। 2 ऑफ एड्रेस, उसमें पूरा एड्रेस लिखो, फिर लिखो वेयर एज योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर टू अ चार्ज ऑफ डैश स्टेट शॉर्टली द ऑफेंस चार्ज। उसको बताइए कि किन किन चार्जेस, किन किन ऑफेंसेस पे आपको चार्ज किया जाएगा, तो इसलिए बुलाया जा रहा है कि आपके खिलाफ सूचना किन किन धाराओं के विरुद्ध है। यू आर हेयर बाय रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन, आपको कहा जा रहा है कि आप व्यक्तिगत आइए, और बाय प्लीडर या फिर अपने वकील को भेजिए, एज द केस में बी, बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस कोर्ट, मजिस्ट्रेट ऑफ दिस कोर्ट, बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस कोर्ट, विच कोर्ट। अब मुझे दिखेगा कोर्ट का नाम कि अच्छा MM रोहिणी की बात कर रहे हैं, MM शालीमार बाग की बात हो रही, अच्छा 30,000 में एक MM बैठते हैं, वो MM जिनके पास ये थाना है जहां ये हुआ है।
उनका नाम। ऑन दिस डे ऑफ दिस मंथ हेरन फेल नॉट, और ऐसा मत करना कि आप नहीं आओ। हेरन फेल नॉट, आना ऐसा मत करना कि आओ नहीं। डोंट फेल टू कम। डेटेड दिस, किस दिन ये इशू हुआ चिट्ठी, वो भी लिखो। और नीचे एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, सील ऑफ द कोर्ट। सील ऑफ द कोर्ट, ये फॉर्म में सबसे बढ़िया चीज ये है, एक तो आपको जो स्टेटमेंट है पैराग्राफ वो पहले से ही बना के दे दिया। फॉर्म का मतलब होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब होता है फॉर्मेलिटी, मतलब एक फॉर्मेलिटी जो यूनिवर्सल रहेगी, स्टैंडर्ड, जो आपको करनी ही करनी है। सबको यही भेजिए, सबको यही दीजिए। नीचे लिख दिया सील और उसके साइड में लिख दिया सिग्नेचर। ये होगा सिग्नेचर किसका? मजिस्ट्रेट का। और ये सील किसकी होती है? सील हमेशा कोर्ट की होगी। कोर्ट की एक सील होती है, उस सील से ही तो वो इस सच्चाई को जान पाएगा कि सच में किसी कोर्ट से आया है। और वो सील अगर आपने डुप्लीकेट बना के भेज दी तो आप फोर्जरी कर देंगे। तो इतना आसान नहीं है ना। इसी से आपको उस डॉक्यूमेंट की सीरियसनेस पता चलती है कि सील आई है भाई। अरे सील मतलब उस कोर्ट का अपनी एक पहचान है, उस पहचान को लगा के भेजा गया है और मजिस्ट्रेट ने साइन किए हैं। कल अगर कोई ये एरा गैरा भेज रहा होगा तो वो सिग्नेचर अगर मान लो मजिस्ट्रेट के नहीं हुए तो बता देगा भाई मेरे नहीं है, ये किसी का फोर्ज्ड है। साइन कर दें सर और अपनी सील के साथ भेजें। तो पहले तो चिट्ठी कैसे लिखनी है ये बता दिया, क्योंकि उसमें दिक्कत हो सकती थी। दूसरा, अब ये चिट्ठी बना तो दी सही से, भेजनी कैसे है, कैसे जाएगी? कोर्ट मजिस्ट्रेट खुद तो जाएगा नहीं देने, हाँ भाई क्या एड्रेस है। मजिस्ट्रेट तो अपने कोर्ट में बैठा है, वो थोड़ी जाता रहेगा उसके घर में, तो कैसे भेजोगे? तो चिट्ठी है और क्रिमिनल प्रोसीजर है। क्रिमिनल प्रोसीजर में पुलिस तो वैसे ही आपकी सेवा के लिए रहती है, तो या तो आप पुलिस के थ्रू भेज दो, पुलिस वाले को बोलो इधर आओ। अपने थाने का एक नायब होता है वहां पर, नायब को दिल्ली में इसको नायब बोलते हैं, कहीं और स्टेट में चले जाएंगे तो इसको पैरोकार बोल देते हैं। कोर्ट बाबू भी बोला जाता है इनको पुलिस की जबान में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली में अगर आप आएंगे, डीजीएस में अगर आप आएंगे तो उसको नायब बोला जाता है, नायब कोर्ट। हर थाना जो आपके पास है उस थाने का एक प्रतिनिधित्व आपके कोर्ट में हमेशा कार्यरत रहेगा। उस थाने से जो भी आना है और उस थाने में जो भी जाना है आपके थ्रू, मतलब थाने से रिपोर्ट आनी वही लेके आ गया, थाने से कोई कार्रवाई या कोई 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 स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है वो लेके आ गया। तो उस थाने और आपके बीच का अगर कोई ब्रिज बनता है आवाजाही करने के लिए, और उसका थाने का इंफॉर्मेशन आपको और आपका इंफॉर्मेशन थाने को देने के लिए अगर कोई ब्रिज है, तो वो नायब कोर्ट है। उसी को पैरोकार भी बोलते हैं। और पुलिस वाले उनको कोर्ट बाबू बोल देते हैं। जो कोर्ट में लगे हुए हैं बाबूजी, वो कोर्ट बाबू हैं। और बहुत ही अहम कड़ी है, बहुत जरूरी है उसका होना कोर्ट में, क्योंकि बार बार, अब मान लो कि आपने बोला समन्स कि पुलिस वाले को समन्स भेजना है, तो पुलिस वाला तो कोई है ही नहीं वहां पे, आपके थाने वाला कोई है ही नहीं। जो थाना आपके जुरिस्डिक्शन में है वो है ही नहीं वहां पे कोई। किसको भेजोगे भाई, किसको देना है ये, किसको बोलोगे फिर ये दे के आओ पुलिस वाले को, कहां है, कोई है ही नहीं यहाँ। तो इसीलिए अगर आपके पास 4 थाने हैं तो 4 नायब आपकी कोर्ट में खड़े रहेंगे रोज। अगर आपके पास 10 थाने हैं तो 10 नायब आपकी कोर्ट में खड़े रहेंगे। एक थाना है तो एक नायब रहेगा। तो पैरोकार का या नायब का काम क्या है ये आप भली भांति समझ गए होंगे। ये समन्स आप उसी को पकड़ा दीजिए कि लीजिए आपके थाने के अंडर आता है ये एड्रेस, इसको ले जाइए, इसको जरा सर्व कर दीजिए। सर्व कर दीजिए मतलब वो ले जाएगा आपसे चिट्ठी, यही समन्स ले जाएगा सही तरीके से बने हुए, और उसके पास जाके एड्रेस पे उसको दे देगा कि लो भैया कोर्ट ने तुम्हें बुलाया है। या फिर इसको दूसरा तरीका क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिए, या दोनों ही कर दीजिए। पुलिस वाले को भी बोलिए कि दे आओ, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, इसमें पुलिस की तो रोल रहेगी, और पुलिस के थ्रू जाता हुआ थोड़ा सा बल भी पड़ता है कि पुलिस वाला घर के सामने आके खड़ा हो जाए आपके।
तो पहले तो आपका मोहल्ला बाहर निकल जाएगा, ए पुलिस की गाड़ी आई है, देखो देखो। किसके लिए आई है? अरे देखो सुनील कुमार के लिए आई है, क्या कर दिया ये। अब देखो पुलिस वाला आया, गेट खटखटाया, भाई वर्दी देख के सबको लगता है कि ना जाने क्या करने आया है, क्या गलती कर दी है। गलती पे ही आते हैं पुलिस वाले, और कब आते हैं? सबके दिमाग में यही आता है, गलती कर दिया होगा, कोई कानून में लिखी है कोई चीज, इसने कर दी, ना करने को लिखी थी। तो वो खड़ा हो गया वहां पर जाके। पुलिस वाला जब वहां गया तो उसको दरवाजा खटखटाया, तो बाहर निकले सुनील कुमार जी। उनकी आइडेंटिफिकेशन करी गई कि आप सुनील कुमार हैं, पुत्र रवि कुमार हैं, निवासी ये हैं, आपके खिलाफ समन है, आपको कोर्ट में इस दिन आना है। सुनील कुमार के छूट गए पसीने, पर सुनील कुमार को समन्स लेने पड़ेंगे, कोर्ट ने बुलाया है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये तरीका हुआ कि सुनील कुमार ने बस अपना समन पकड़ लिया, लाओ जी लाओ, लाइए। अब आप कैसे प्रूव करेंगे कि सुनील कुमार ने समन्स ले लिए? क्योंकि मान लो जिस दिन निर्धारित था उस दिन आया नहीं वो, और मान लीजिए जब उसको पकड़वा के लाया गया कि उसको लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, अभी वो क्या होता है वो समझ लेंगे। जब पकड़वा के लाया गया तो आके बोल रहा है कि सर हमें तो दिया ही नहीं कभी। पुलिस वाला कह रहा है सर मैंने दिया है, सुनील कुमार कह रहा है मैंने नहीं लिया, मेरे को कभी आया ही नहीं है। अब कौन सच और कौन झूठ, क्या सच है क्या माया, हे दाता। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया, सेक्शन 61 पढ़ लीजिए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बोला कि डुप्लीकेट में बनाओ समन्स, मतलब दो समन्स बनाओ, डुप्लीकेट में बनाओ। डुप्लीकेट मतलब दो एक जैसे दिखने वाले, जिसमें एक ओरिजिनल हो और दूसरा एक कॉपी हो। आप ओरिजिनल कोर्ट में रहने दो, कोर्ट के फाइल में लग जाएगा, और जो डुप्लीकेट है, जो कॉपी है, वो ले जाओ और उसको, उसकी भी एक कॉपी उसको दे दो और एक कॉपी पे उसके साइन करा के ले आओ। साइन क्या है? उससे ये लिखवा के कि हां मैंने रिसीव कर लिए। अगर आपने साइन भी मार दिए, डेट भी डाल दी, तो हम मान लेंगे कि रिसीव हो गए। तो ये आके प्रूव कर देगा पुलिस वाला, सर देखिए इसने साइन किए थे, ये देखिए इसी के साइन है। अब वो या तो कहेगा कि मेरे नहीं है, तो प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करके पता चल गया कि ये उसी के हैं, तो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब ये शुरू से ही झूठा आदमी होगा। पुलिस कोर्ट उस पर शक करना शुरू कर देगी, उसका केस ही अपने आप खराब हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी वेरासिटी पे, उसकी सच्चाई पे कोर्ट को शक है कि ये झूठ बोलता है, और पुलिस वाले पे ना आ जाए। इसीलिए एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजिंग दैट आई हैव रिसीव्ड, आई एक्नॉलेज, आई hereby gives you the declaration that I have received the summons. This signing is acknowledging the fact of receiving of the summon. समन को रिसीव करने का फैक्ट जब आप साइन कर देते हैं तो इसी को एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो अगर स्पीड पोस्ट से गया तो जो भी स्पीड पोस्ट लेके जाएगा, जो चिट्ठी लेके जाएगा स्पीड पोस्ट में, वो भी एक्नॉलेजमेंट लेगा। उसको भी ये बताया जाएगा कि भैया साइन लेने हैं। पर क्योंकि एक नॉर्मल पोस्टमैन हो सकता है उतना सीरियस ना हो, इसीलिए पुलिस के थ्रू समन्स भिजवाए जाते हैं। पुलिस को कौन मना कर देगा, और पुलिस के डर से आएगा भी देख के। पुलिस का यही डर और दबदबा ही तो है जो काम में आता है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? मुझे कोई प्रोविजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप आइडिया समझ लो तो सारे प्रोविजन आपके सामने अपने आप खुद ब खुद अपनी बात कह देंगे। अब जब आप सेक्शन 61 to 69 पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेक्शन है जो आपको समझ ना आए, खुद ही पढ़ के। मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, वो कहानी सुन लीजिए। तो क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस आप समन दे के आओ, जाओ उसको दे आओ चिट्ठी और उसको बोलो कि इस टाइम आना है, बस वो चिट्ठी रख लेगा और निर्धारित समय पर उसको पहुंच जाना है। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, कि मान लीजिए आप गए घर और सुनील कुमार
मिला नहीं। तो आप आज गए, आपने पूछा भाई कहाँ है, कब आएगा, तो वो कह रहे जी पता नहीं 2 दिन के लिए बाहर गया है। 2 दिन बाद आप फिर आए, फिर सुनील कुमार मिला नहीं। फिर पूछे आप कब आएगा जी, कहाँ गया है, जी हमें नहीं पता, 4 दिन बाद आएगा, हमें तो कुछ बता के जाता नहीं। अब आप ये थोड़ी है कि उसके घर वालों को ले आओगे, क्यों? क्योंकि समन्स किसको होता है? समन्स इज गिवन डायरेक्टली टू द वन हु इज कॉल्ड, और जिसको अपराधी बना के बुलाया जाएगा उसी को बुलाओगे ना, उसके घर वाले थोड़ी बुला लोगे कि ठीक है फिर आप चलो। और हम किस बात को चलें? आपके बेटे ने ये किया तो आप, मेरे बेटे ने किया ना। अब मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया या उसके पिताजी बाहर आए और उनको पुलिस वाला पकड़ रहा है, चलो चलो तुम चलो, तुम हमें हाथ कैसे लगा सकते हो? क्या है? गुंडागर्दी थोड़ी है। पुलिस वाला किसी को हाथ नहीं लगा सकता, तो हाथ तो उसको भी नहीं लगा सकता, लेकिन उसको है कि भैया बच्चा तो आ नहीं रहा तो बाप को ले चले। क्या ये पॉसिबल है? यही तो सारा जो कानून है वो इस हक की लड़ाई ही तो लड़ रहा है कि किसको क्या करना है, किससे कैसे बर्ताव करना है, किसकी जगह क्या कर सकते हैं। तो पुलिस वाला पकड़ा पिताजी को, आप चलिए बैठिए थाने में, और जबरदस्ती फोर्सफुली उसको जीप में बिठाया, थाने ले गया, बिठाया वहां पर, और उसके बाद सीधा कोर्ट ले गया जिस दिन ये तारीख लगी हुई थी। तो कोर्ट ने बुलाया, भाई हाँ जी आज पेश होना था, आ गए सुनील कुमार? सर सुनील कुमार तो नहीं मिल रहे, रवि कुमार को ले आया हूं। कि रवि कुमार कौन है? अब कि रवि कुमार उनके पिताजी। इनका क्या करूं मैं? कि सर बेटा नहीं आ रहा, बाप को सजा दे देते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी सही है भाई, आपकी करतूत का सजा किसी और को मिल जाए, अगर ये हो सकता हो तो बहुत ही बढ़िया है। इससे अच्छी क्या चीज होगी? खुद सोचिए, बेटा कुछ करे और भाग जाए, बाप गया। बाप कुछ करे भाग जाए तो मां गई या बीवी गई। बीवी कुछ करे तो पति गया। बहन कुछ करे तो भाई गया। भाई कुछ करे तो बहन गई। आप क्या चाह रहे हैं? यह कानून की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि किसी का किया किसी पे लग जाए। यह तो बहुत आसान हो जाएगा, किसी भी गुंडे के लिए 50 मर्डर करके भाग जाना। फिर तो कसब भी ये कहेगा भैया मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो जा रहा हूं, टाटा बाय बाय, मेरे पिताजी को पकड़ लीजिए जाके जो पाकिस्तान में बैठे हैं। अब जाइए पाकिस्तान में करिए अरेस्ट, जाओ, हिम्मत है तो घुसो, जाओ करो अरेस्ट। नहीं हो पाएगा ना। ये तो बड़ा अच्छा से निकल गया भाई। और सीधी सी बात है, जिसने किया उसको भोगना है कि जिसने नहीं किया उसको भोगना है? क्योंकि जिसने नहीं किया अगर वो भोगने लग गया तो वो भी करना शुरू कर देगा कि ठीक है भैया अगर यही है कानून तो हम भी जरा मार दें और चल दें कहीं गुम हो जाए, तुम हमारे परिवार को तितर बितर कर दो। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, ये तो अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट गुस्सा करेगा और डांटेगा पुलिस वाले को। इसको उठा के लाने का मतलब क्या था? पहली बात तो तुमने उसको फोर्सफुली लेके आए, वो अपने आप से तो नहीं आ रहा था। कहां तो हम अपराधी को कह रहे हैं कि आओ, और तुम इनको जबरदस्ती ले आए बिना हमसे पूछे, बिना हमें बताए। आप हमें बताते कि वो नहीं मिल रहा, हम कोई और आपको तरीका बताते। अब कोई और तरीका भी लिखा हुआ है, सेक्शन 64 पढ़ लीजिए आप, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको जिसको समन्स भेजना है, जिसको समन्स देना है, वो ना मिल रहा हो तो आप एडल्ट मेल मेंबर को दे दीजिए घर के। एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर, मेल मतलब मेल, वो तो समझते ही हैं, पुरुष। इनको आप समन्स दे दीजिए कि अपना बेटा जब आए तो उसको दे दीजिएगा, और हम मान लेंगे कि आपने दे दिया, समन्स हैज बीन सर्व्ड, हम मान लेंगे कि आपने दे दिया। ये क्या कर लाए आप? इनको, पिताजी को, रवि कुमार जी को उठा लाए फोर्सफुली। अब रवि कुमार जी को आ गया है गुस्सा। रवि कुमार जी के बड़े भाई निकले हैं वकील, और रवि कुमार जी के बड़े भाई साहब उनको बोले कि रुको, तुम टेंशन मत लो, अभी हम समझाते हैं इस पुलिस वाले को, ये तुम्हें जबरदस्ती ले गया है। रॉन्गफुल, ये समझ लीजिए कि जिस भी पर्पस के लिए ले गया वो, ये फोर्सफुली ले गया है।
और इनकी मूवमेंट उन्होंने अरेस्ट कर ली है, तो रॉन्गफुल डिटेंशन तो वैसे ही बन गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस बनता है। जितने वक्त भी उनको कन्फाइन रखा अपनी कस्टडी में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। आईपीसी में तो धारा लगेगी, पुलिस के खिलाफ केस होगा, उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर होगी। अब वो कुछ भी नहीं बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकता या फिर कोई डिफेंस नहीं है उसके पास, वो गलत किया है, क्योंकि कानून में ऐसा करना कहीं लिखा ही नहीं हुआ। इसीलिए जब भी आपके सामने कहानी आए कि बेटा कुछ करके चला गया और घर वालों को थाने बुला लिया गया, तो झट से पुलिस केस कर दीजिए उन पे, क्योंकि वो आपको बुला ही नहीं सकता जब तक कि आप बेल की सिक्योरिटी ना हो, और तब भी आपको कोर्ट बुलाएगी, पुलिस वाले का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए एक सोल्यूशन दिया गया कि मान लीजिए अगर वो नहीं मिल रहा हो आपको, फिर क्या करोगे? तो जो भी 18 साल से ऊपर वहां मेल मेंबर हो घर में, मेल मेंबर जरूरी नहीं कि पिताजी हो, उसका बड़ा भाई भी हो, अभियुक्त का बड़ा भाई हो, चाचा हो, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। पड़ोस में मत दे आना, ये मत करना कि वहां पर पड़ोसी खड़े हुए थे, हाँ जी आप मेल है ना, एडल्ट मेल मेंबर हो गए। मेंबर है, मेंबर ऑफ द फैमिली चाहिए, फैमिली में मतलब रिलेशन में होना चाहिए, और वहीं पे वो रह रहा हो, ट्राई यही करो कि वहीं रह रहा हो, उसको दे आओ, जिससे कि वो उसको दे दे, और जिस दिन आपने दे दिया उसको, हम मान लेंगे कि समन सर्व हो गए। अब इसमें नवंबर 2022 में एक पिटिशन पड़ गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। किसकी पिटिशन? आर्टिकल 32 की, सेक्शन 64 पे ही पड़ी है, पढ़ लो, बड़ा मजा आएगा पढ़ के। सेक्शन 64 कहता है व्हेन द पर्सन समन्ड कैनॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, मतलब सब अच्छे से देख दुखा के, जब वो आदमी मिल ही नहीं रहा, कैनॉट बी फाउंड, जिसको देना है वो मिल ही नहीं रहा, कितना ही देख लिए, ना तो वो अपने कार्यालय में मिल रहा है, ना वो कहीं बिजनेस जहां करता है वहां मिल रहा है, ना वो घर पे मिल रहा है, भैया हम तो बहुत जांच पड़ताल कर लिए, नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? अब ये नहीं कि उसके घर वालों को उठा लाओ, ये करो, क्या करो? द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। सम एडल्ट मेल मेंबर, पुरुष, और वो भी एडल्ट 18 साल से ऊपर, उसकी फैमिली का मेंबर होना चाहिए, मतलब रिलेटिव होना चाहिए। फैमिली ब्लड मैरिज या अडॉप्शन से आती है। रिसाइडिंग विद हिम, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके साथ वहीं पे रहना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मामा जी रहते हैं कहीं और मामा जी को दे आए, इसकी परिवार कहाँ है इनका? ये एक चाचा इनके दिल्ली हैं, एक इनके छोटे जो चाचा हैं और वो कानपुर रहते हैं, और इनके मामा जी रहते हैं बदायूं, तो किस दे आइए, किसी को भी, किसी को नहीं दे के आना, यहीं रहता हो इसी के साथ, एडल्ट मेल मेंबर। And the person with whom the summons is so left shall is so required by serving officers sign a receipt thereof on the back of the other duplicate। एक उसको दे दे कि अपने, अगर वो पिताजी हैं तो कि अपने बछुआ को दे देना जी, और यहां पर साइन मार दो कि हमने आपको दे दिया, आप एक्नॉलेज कर दो यहां पर, बस हम चलें। एक डुप्लीकेट दे दिया, एक डुप्लीकेट पे साइन ले लिया, एक ओरिजिनल पड़ा ही हुआ है कोर्ट में। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बड़ा आसान है, इसमें दिक्कत ही कहां है? तो ये करके वो चल दिए। अब इस पे पड़ गया है एक पिटीशन, क्या पड़ा होगा खुद ही सोचिए। यहां लिखा है एडल्ट मेल मेंबर। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ये पड़ गई है कि ये तो प्रोविजन हाईली डिस्क्रिमिनेटिव है ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। एडल्ट मेल मेंबर, क्यों भैया, फीमेल ने क्या कर दिया जो आप उनको नहीं दे सकते? बात भी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, चारों आर्टिकल को यहां पर इंफ्रिंजमेंट में डाल दिया, और आर्टिकल 32 की एक पिटीशन चली गई। किस बात की पिटीशन? कि भैया आपने यहां पर एडल्ट मेल मेंबर लिखा हुआ है, फीमेल ने क्या गुनाह कर दिया? फीमेल को देने में आपको दिक्कत क्या आ रही है? ऐसी कितने परिवार हैं जिसमें
लड़का फीमेल्स के साथ रहता है, माँ होगी, बहन होगी या पत्नी होगी, हो सकता है कोई मेल मेंबर ना हो, तो आप समन्स सर्व ही नहीं करेंगे किसी और को, अगर वो गया हुआ है कहीं तो किसी को देंगे ही नहीं, और समन्स देंगे नहीं तो समन्स सर्व नहीं माने जाएंगे, सर्व नहीं माने जाएंगे तो वो आएगा कब, आएगा नहीं तो प्रक्रिया कैसे शुरू करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो जब तक अभियुक्त नहीं आया आगे कैसे बढ़ोगे, ये तो स्टेज है मेन, जब तक अभियुक्त की पहचान नहीं हुई तो किसके खिलाफ चार्जशीट आएगी, ये किसको चार्जशीट देंगे, किसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करेंगे आप बताइए, और चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, प्ली गिल्ट नहीं होगी तो ट्रायल कब शुरू होगा भाई, और ये क्या रुकावट है जो आप फीमेल को नहीं दे सकते, क्या दिक्कत कर दी फीमेल ने, ये बताइए। इसीलिए आर्टिकल 21 को चैलेंज किया गया है, क्या कि फीमेल की जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, जो विमेन डिग्निटी की बात करते हो, डिग्निटी कहां है, आप उसको कुछ समझ नहीं रहे कि वो एक समन तक नहीं ले सकती, अच्छा ऐसा क्या है फीमेल में जो वो समन नहीं ले सकती, मतलब क्या उसको समझ नहीं आएगा, इसका मतलब आर्टिकल 19(1) इन्फ्रिंज हो रहा है, 19(1)(a), द फीमेल्स राइट टू नो, उसको भी पता होना चाहिए कि उसके बेटे के खिलाफ समन्स आए हैं, और आप उसको अनपढ़ समझ रहे हैं कि उसको समझ नहीं आएगा कि क्या है ये, अनपढ़ को भी क्या ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, अगर मान लीजिए आप एक अनपढ़ फीमेल को समन्स भेज रहे हैं तो क्या उसको समझाओगे नहीं कि ये क्या चीज है, ऐसे ही उसे समझा दो भाई, अगर आपको अनपढ़ लग रही है तो फीमेल ने क्या कर दिया, प्लस इट इज राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, प्लस डिस्क्रिमिनेटिव ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स है, इसका मतलब 14-15 का इन्फ्रिंजमेंट है, बहुत अच्छा पिटीशन है, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और उन्होंने यही चीज बोली कि देखो दो ग्राउंड्स मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, एक जब वो रह ही सिर्फ फीमेल्स के साथ रहा हो तब आप प्रोसेस करेंगे ही नहीं इशू, तब क्या करोगे, दूसरा अगर मान लीजिए उसके घर के दो मर्द हैं, दोनों के दोनों काम पे चले गए हैं, तो पीछे सिर्फ औरतें ही बचती हैं, तो आप तो समन सर्व करेंगे ही नहीं, या मान लीजिए दोनों कहीं चले गए बिजनेस टूर पे बाहर, तो आप तो समन सर्व करेंगे ही नहीं, फिर क्या करोगे, आप प्रोसेस चालू ही नहीं करोगे, क्या लॉजिक है भाई, क्या रीजन है, कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो तो बता दीजिए, अब पेंडिंग है लिटिगेशन, देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अभी सबजुडाइज है मैटर, लेट्स सी दैट व्हाट जजमेंट विल कम, क्या ये बात समझ में आई, तो बड़ा ही अच्छा था, इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में लिख दिया, सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, घर में अगर कोई नौकर हो रहता हो आपके साथ तो वो मेंबर नहीं माना जाता, तो सर्वेंट को देने से बात नहीं बनेगी, मेल मेंबर को देना है, एडल्ट, बच्चे को भी नहीं, 18 साल से नीचे नहीं दे सकते। क्या ये बात समझ आई सबको, कितना आसान था, देखिए क्या ही दिक्कत थी, ये है समन्स कैसे सर्व करने हैं ये भी पता चल गया, और एक बार समन्स सर्व हो जाए तो उसको आना है। कुछ सेक्शंस जो आपको इसमें पढ़ लेने चाहिए फटाफट, वो मैं पढ़ देता हूं, चैप्टर नंबर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मार्क कर लीजिएगा, चैप्टर 6 प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इसी वीडियो में समन्स की ही बात कर रहा हूं, फिर एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं वारंट की बात करूंगा, पर उसमें एक बहुत ही क्विक इंट्रोडक्शन होगी, क्योंकि मैंने आपको जो मेन बैकग्राउंड था वो इसी वीडियो में बता दिया है, बैकग्राउंड दोनों का सेम है, ये तो इस वक्त यहां आके समन्स और वारंट डिफरेंट हो जाते हैं, फिर 204 और 87 का थोड़ा सा रोल आ जाएगा कि समन्स किन केसेस में भेजे जाते हैं, वारंट किन केसेस में भेजे जाते हैं, क्यों। तो यहां पर सेक्शन 61 से 69 तक आपके सारे समन्स के लिए हैं, और क्या क्या है, यही जो दिक्कतें आपके सामने आएंगी उनका सोल्यूशन है, कि आप कुछ इधर उधर की हरकत करने से अच्छा जैसा हम कह रहे हैं वैसे करो बस। तो 61 फॉर्म ऑफ समन्स, डायरेक्ट सवाल आता है प्री में, एवरी समन्स इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोड, इशूड बाय कोर्ट, देखिए आ गया कोर्ट, क्यों, क्योंकि सिर्फ कोर्ट ही इशू कर सकती है, और कोई इशू नहीं कर सकता समन्स, समन्स सिर्फ कोर्ट से ही जाते हैं,
कभी मत बोल देना पुलिस ने समन्स भेजे हैं। पुलिस कभी समन्स नहीं भेज सकती, कोर्ट ही समन्स भेजेगी। पुलिस लेके जा सकती है कोर्ट से समन, लेकिन अपने से अथॉरिटी नहीं है उनको समन्स भेजने की। पुलिस अगर कभी किसी को बुलाती भी है तो उसको नोटिस बोलते हैं, समन्स नहीं बोल सकते। एवरी समन्स इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, पहली बात तो लिखित, इन डुप्लीकेट कम से कम 2 होने चाहिए, साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, साइन होना चाहिए, और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और सील भी होनी चाहिए। 4 रिक्वायरमेंट है, राइटिंग, डुप्लीकेट, सील, साइन। साइन कौन करेगा? या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट मतलब जज, या फिर ऐसा ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट ने नियुक्त कर दिया हो कि तुम समन्स को साइन कर सकते हो। हाई कोर्ट अगर चाहे तो किसी को भी बोल सकती है कि तुम साइन करके समन्स भेज सकते हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन की जरूरत नहीं है। और साथ में क्या चाहिए? सील, और सील, सिग्नेचर, डुप्लीकेट और राइटिंग, 4 चीजें चाहिए। कैसे सर्व होगा समन? अभी तो सारी राम कहानी सुनी हमने, 62 में वही लिखा है, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर or subject to such rule as the state government may make in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant। या तो पुलिस ऑफिसर करेगा, या फिर आप अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और को ऐसा अपॉइंटमेंट दे दे कि आपका काम है समन्स देने का, या फिर कोई और पब्लिक सर्वेंट हो, पर वो रहेगा पब्लिक सर्वेंट, प्राइवेट आदमी कभी समन्स लेके नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए इसको पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि प्री में अगर वो पूछ ले आपसे कि कैन अ प्राइवेट पर्सन सर्व समन, तो सेक्शन 62 में प्राइवेट पर्सन को मना किया गया है। वैसे आगे हम पढ़ रहे हैं अभी, सेक्शन 62(1) के अकॉर्डिंग प्राइवेट पर्सन को मना किया हुआ है। एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर, पहला पुलिस, फिर जैसा स्टेट गवर्नमेंट बनाए, फिर कोई और पब्लिक सर्वेंट, फिर क्या? द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। उसको एक डुप्लीकेट दो और उसको पर्सनली दो। समन्स हैव टू बी गिवन टू द वन हु इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं समन्स हैज टू बी सर्व्ड पर्सनली। समन्स जो है वो पर्सनली सर्व होंगे। बहुत बढ़िया। Every person on whom a summons is so served, if so required by serving officer, sign a receipt thereof on the back of the other duplicate। एक साइन कर दे, एक्नॉलेजमेंट दे दे, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, एक सेक्शन से, एक इस पैराग्राफ से प्री का सवाल बनता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर पूरा। प्री में सवाल आता है सीधा सीधा इससे, और घुमा फिरा के भी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइवेट पर्सन कर सकता है समन्स, तो कहीं भी 62 में नहीं लिखा प्राइवेट पर्सन समन कर सकता है। क्लियर है बात? तो नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहे वो कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है। कॉर्पोरेट बॉडी और सोसाइटी पे समन कैसे सर्व होते हैं? ये भी डायरेक्ट प्री का सवाल है। सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ कॉर्पोरेशन में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर। ये तीनों को मार्क कर लीजिए, तीनों को याद कर लीजिए कि जब भी किसी कॉर्पोरेट क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी और कॉर्पोरेट ने कुछ अपराध किया होगा, तो ऐसे में किसको दिया जाएगा? कॉर्पोरेट तो आर्टिफिशियल बीइंग है, वो तो दिखती नहीं, वो तो इनकॉर्पोरेटेड बीइंग है। किसको दोगे? तो सेक्रेटरी को दोगे, लोकल मैनेजर या फिर किसी और प्रिंसिपल ऑफिसर को दोगे। और लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोर्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया, या फिर चीफ ऑफिसर को लेटर दोगे। इन विच केस दैट सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। फिर एक्सप्लेनेशन में कॉर्पोरेशन क्या होती है। 64 हमने अभी पढ़ा। 65, if service cannot by the exercise of due diligence be affected as provided in section 62, 63, 64, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it think fit, may either declare that the summons have been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper। एक सिचुएशन डील कर रहे हैं 65 में कि मान लीजिए कि आपको ना तो एडल्ट मेल मेंबर मिल रहा है, मतलब ना तो जिसको समन देने हैं वो मिल रहा है, ना कोई एडल्ट मेल मेंबर है, तो आप क्या करोगे? घर पे बैठ जाओगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? समन तो सर्व करना ही पड़ेगा ना, जिससे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। क्या पता वो जानबूझ के अवॉइड कर रहा हो कि घर पे रहेंगे ही नहीं,
तो हम मिलेंगे ही नहीं, तो समन सर्व होंगे ही नहीं, तो केस डिले होता रहेगा। इसको अवॉइड करने के लिए एक तरीका खोजा इन्होंने कि एक काम करो, अगर आपने पूरी कोशिश कर ली है इनको खोजने की और ये नहीं मिल रहा है, तो एक काम करो, इनके घर के बाहर चिपकाया हो समन्स, हम मान लेंगे कि समन सर्व हो गए और फिर हम अगली कार्रवाई पे चले जाएंगे। अगर ये तब भी नहीं आया तो अब हम वारंट इशू करेंगे। ये भी सही है, कार्रवाई जल्दी चलानी है और कोई जानबूझ के ना ले रहा हो, कहीं भाग गया हो, तो आप उसके घर पे सामने चिपका आइए, समन को चिपका दो दीवार पे और आ जाओ, हम मान लेंगे कि समन सर्व हो गए। इसको बोलते हैं समन्स बाय एफिक्सचर्स। एफिक्स लिखा है ना, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट का मतलब दिखता हुआ। अब ऐसा नहीं कि अंदर दीवार पे अंदर चिपकाया, किसी को दिखे भी ना, गेट अंदर गेट की तरफ चिपका दिया, अरे बाहर चिपकाइए, दिखता हुआ, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट, घर के या घर की दीवारी के बाहर, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब रिवीलिंग, दिखता हुआ, ओवर्ट, छुपा हुआ नहीं, दिखते हुए किसी जगह पर आप वो चिपका के आ जाइए, एफिक्स कर दीजिए। चिपकाना हिंदी में बोलते हैं चस्पा कर दीजिए, और इंग्लिश में बोलते हैं एफिक्स कर दीजिए, इसीलिए इसको बोलते हैं समन्स बाय एफिक्सचर्स। तो सेक्शन 65 टॉक्स अबाउट समन्स बाय एफिक्सचर्स। जस्ट अ मोमेंट। समन्स बाय एफिक्सचर्स, एफिक्स। 66 में एक और सिचुएशन लिखी है कि मान लीजिए आपको किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को देना है, तो क्या कैसे देंगे? तो व्हेन द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई पीएसयू में कार्यरत है, या मान लीजिए बैंक में कार्यरत है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर है, या फिर कोई भी दूसरे अधिकारी है कोई, या फिर कोई सेक्शन ऑफिसर है जो गवर्नमेंट सर्वेंट में है, इनको कैसे दिया जाएगा? द कोर्ट इशूइंग द समन शैल ऑर्डिनरी सेंड इट डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस। आप इसके हेड ऑफ द ऑफिस, जो उसका हेड ऑफिस हेड होगा, जो ऑफिस का हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस एज इन द हेड ऑफ द ऑफिस, नॉट हेड ऑफिस। जैसे मान लीजिए बैंक का मैनेजर है, तो वो हेड ऑफ द ऑफिस है, तो आपको बैंक के क्लर्क को समन भेजने हैं, तो आप बैंक के मैनेजर को भेज दीजिए, जो क्या करेगा? In which such person is employed and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by 62। तो वो क्या करेगा कि वो डुप्लीकेट पे साइन करके भेज देगा और एक समन सर्व कर देगा। वो बोल देगा कि मैं सर्व कर दूंगा, आप जाइए, हो गया, मेरी तरफ से मैं कर दूंगा। और फिर वो रिस्पॉन्सिबल है वो डुप्लीकेट देने के लिए आगे जिसको समन्स दिए गए हैं। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। And shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that section. Such signature shall be evidence of due service। जो head of the office ने signature कर दी है, मान लिया जाएगा कि सर्विस हो गई। अब वो दे ना दे, responsibility इसकी होगी। Service of summon outside local limits। अब मान लीजिए आपके जो थाने हैं वो आपकी लिमिट है, मैं जो कोर्ट हूं, 4 थाने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन 4 थानों की जुरिस्डिक्शन मेरी जुरिस्डिक्शन है। अब वो बंदा जो रहता है वो किसी और थाने में किसी और थाने की जुरिस्डिक्शन में है, जो मेरे अंडर नहीं आता, तो अब कैसे सर्व करें समन? क्योंकि मैं तो अपने पुलिस वाले को दे देता, नायब को या पैरोकार को, कि जाओ भाई करवाओ इसका समन, जाओ अपने थाने में दे दो, अपना करके दे के आए कोई। लेकिन जो थाना मेरा है ही नहीं, उसको कैसे किया जाए? When a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served। तो मैं क्या करूंगा, जिस भी मजिस्ट्रेट के अंडर वो थाना आता है उस मजिस्ट्रेट को दे दूंगा समन कि भाई ये सर्व करवा लो अपने थाने वाले से। तो सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब तो सारे सेक्शन आसान हो गए ना, क्या ही बचा। अब मुझे नहीं लगता कि आप प्री में कोई सवाल गलत करेंगे इसमें। और मान लीजिए अगर व्हाट आर समन्स एंड हाउ इट इज सर्व्ड पे अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए, तो आपके पास कहानी ऑलरेडी दिमाग में तैयार है, आपको बस लिखनी है सेक्शंस के हवाले देके। प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, ये आप पढ़ लीजिएगा। सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर विटनेस को भी बुलाना है तो समन्स ही जाएंगे, क्योंकि कोर्ट जब किसी को बुलाती है तो समन्स ही होते हैं। 69 टॉक्स अबाउट समन्स ऑन विटनेस। वैसे तो ये सारा समन्स, ये देखिए चैप्टर का नाम है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अपीयरेंस को कैसे कंपेल किया जाता है कि आप आइए, तो ये जो अपीयरेंस है ये सबकी चाहिए होती है। आपको डॉक्यूमेंट भी लाना है और आपको
विटनेस को भी बुलाना है और आपको अभियुक्त को भी बुलाना है, सब कुछ करना है, तो इसके लिए समन्स ही देने पड़ते हैं आपको। समन मतलब आइए, आपको बुलाया जा रहा है, आइए, चिट्ठी में दे रहा हूं आपको, आपको बुलाया जा रहा है, आइए, आओ। जिसको बुलाया जाएगा उसको समन्स दिए जाएंगे कि तुम आओ वॉलंटरली। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बाद में पता चलेगा आपको। ठीक है जी। तो सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब नॉट विद स्टैंडिंग नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है। जितना भी अभी तक पढ़ा छोड़ दो, भूल जाओ। The courts issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of summons to be served by registered post. तो registered post से summons सिर्फ किसको जाएगा? अभियुक्त को नहीं जाएगा, विटनेस को जा सकता है। और in addition मतलब पुलिस तो देगी summons, जो 62 में लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में आप registered post से भी भेज सकते हैं। Addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain. बिल्कुल CPC के जैसा है ये, लास्ट टर्म, लास्ट स्टेटमेंट। आसान था जी, ये होते हैं समन्स। कितना आसान है, अब समझ में आ गए होंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।